नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आईएएससी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कविता काव्य मंजरी से बादल को घिरते देखा है। इसका सारांश और इसकी व्याख्या करेंगे पंक्तिबद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं। बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि हैं नागार्जुन। तो सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। नागार्जुन के जन्म का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 में बिहार राज्य में दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख काव्य ग्रंथ है युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, खून और शोले, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली इत्यादि। और प्रसिद्ध उपन्यास है नई पौध, बाबा बटेसरनाथ, जन्मिया का बाबा इत्यादि। 1968 में इन्हें मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1988 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान और भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्नीस में इनका देहावसान हो गया। नागार्जुन की खासियत ये थी कि इनके काव्य में प्रकृति प्रेम, जीवन के उतार चढ़ाव इत्यादि का दृष्टिकोण हमको दिखाई पड़ता है। तो बादल को घिरते देखा है कविता का सारांश यह है, मतलब मैं पूरी कविता का अर्थ 2-4 पंक्तियों में आपको बता देती हूँ। बादल को घिरते देखा है कविता में कवि नागार्जुन जी ने प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का मनमोहक चित्र बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि का कहना है, हिमालय की चोटियों पर बहुत ही सुंदर और स्वच्छ बादल हैं। ये चोटियां बर्फ से ढकी होने के कारण सफेद दिखाई पड़ रही हैं। हिमालय के अंचल में कई झीलें हैं और उन झीलों में वे गर्मी की उमस से संतप्त होकर आए हुए हंस को देखते हैं जो सांपों की खोज कर रहे हैं। इन झीलों में मानसरोवर जैसी झील भी है जिसमें सोने के समान सुनहरे कमल खिले हुए हैं और उन कमल की पंखुड़ियों पर जब सवेरे सवेरे ओस की बूंदें झरझर कर गिरती हैं तो बहुत ही चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं। कवि ने यहाँ पर बसंत ऋतु के सुंदर प्रभात का भी वर्णन किया है। सवेरे सवेरे जब मंद मंद हवा चल रही है, उस समय उगता हुआ सूरज अपने कोमल किरणों से पर्वत की चोटियों को, सफेद चोटियों को सुनहरा बना रहा है। कवि ने यहाँ पर पुराने श्राप से शापित चकवा और चकवी को देखा है जो रात के समय आपस में मिलन नहीं कर पाते और सुबह होने पर उनका मधुर मिलन सरोवर के किनारे पाई जाने वाली उग्र घास पर होता है। इस प्रकार चकवा चकवी के प्रेमालाप और कलह एक अनोखे दृश्य को उत्पन्न करते हैं। कवि ने यहाँ पर दुर्गम बर्फानी घाटी पर विचरण करने वाले कस्तूरी हिरण का भी वर्णन किया है। हिरण की नाभि पर कस्तूरी पाई जाती है और हिरण की नाभि पर वह कस्तूरी की सुगंध आने पर वह दौड़ दौड़कर इधर उधर ढूंढता है। कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत की इतनी ऊंचाई होने के कारण धन के स्वामी कुबेर की नगरी अलकापुरी नहीं मिली। कालिदास के मेघदूत का मेघ भी बहुत खोजने पर नहीं मिला। भीषण जाड़ों में भी आकाश को छूने वाली चोटियों पर बड़े बड़े बादलों का आपस में टकराते हुए देखा है। तो अब यहाँ पे पंक्तियों के साथ व्याख्या शुरू करते हैं। तो प्रथम पंक्तियां हैं, अमल ध्वल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मैंने बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ अमल का मतलब स्वच्छ है, धवल मतलब सफेद, तुहिन कण ओस की बूंदे, स्वर्णिम सुनहरी। इन पंक्तियों द्वारा कवि ने अपने प्रकृति प्रेम का परिचय दिया है। यहाँ पे बादलों को वो सजीव रूप दे देते हैं और सजीव रूप देकर उनका मानवीकरण किया है। कवि कहते हैं कि स्वच्छ एवं श्वेत पर्वत शिखरों पर उसने अचानक बादल को गिरते हुए देखा, कई बार देखा है। बादलों से गिरने वाली बर्फ जैसे सफेद मोती के समान तथा ओस कण तरल बूंदों के रूप में मानसरोवर झील में खिले हुए कमलों पर गिरकर एक अनोखा और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं।
तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बीज तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। यहाँ पर तुंग मतलब ऊंचा, श्यामल नील सलील काला नीला जल, तिक्त मधुर, बीजतंतु तीखे मधुर रेशे, उमस यानी कि घुटन। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि ने हिमालय पर्वत की चोटियों पर स्थित झीलों में जो गर्मियों के समय में हंस या अनेक प्रकार के पक्षियां वहां पर आते हैं, उनकी व्याकुलता का सजीव वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर स्थित झीलों के स्वच्छ नीले और चमकदार जल में अनेक अनेक कमल खिले हैं। उन कमलों तथा वहां के वातावरण में, आसपास के मैदान में उनके मनोरम वातावरण के कारण वहां अनेक पक्षी आते हैं। वे पक्षी तालाबों में खिले कमलों में बिस्तंतु खोज कर उसके तीखे मधुर स्वाद का आनंद लेते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि दिखाई पड़ते हैं। ये हंस समतल देशों की गर्मी से व्याकुल होकर हिमालय की ठंडी झीलों में आते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल ऋण की मृदु किरणें थी अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चीर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, मैंने बादल को गिरते देखा है। बाल ऋण लाल रंग का सूर्य, मृदु कोमल, प्रणय कलह प्रेम पूर्ण झगड़ा, शैवालों पानी पर पड़ी हुई जो काई होती है उसे शैवाल कहते हैं, विरहित अलग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित होकर आए हुए पक्षियों के कलरव चकवा चकवी के संबंध के विचार व्यक्त किए हैं। कवि कहते हैं कि उसने बसंत के मौसम में एक प्रातःकाल शीतल मंद और सुगंधित जब वातावरण था, जब सूर्य के रक्तिम किरणों के प्रकाश से विभिन्न चोटियां सुनहरी आभा से दमक रही थी, इस मौसम में आसपास के प्रदेश तथा उमस भरे मैदानों से की गर्मी से व्याकुल होकर अनेक प्रकार के पक्षी हिमालय के ठंडक भरे वातावरण में आ जाते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसे सुंदर सुनहले वातावरण में उन्होंने चकवा चकवी के जोड़े को प्रेम की किल्लौरे करते हुए देखा है। उन्हें रात में परस्पर ना मिलने का श्राप मिला हुआ है, इसलिए मजबूरन उन्हें अलग अलग रहकर रात बितानी पड़ती है, किंतु सुबह होते ही उनकी वियोग भरी पुकार समाप्त हो जाती है। तब उनमें पुनः मिलन होता है। ऐसा लगता है मानो वे जोर जोर से बोलकर एक दूसरे को रात भर ना मिलने की उल्हाना दे रहे हों, आपस में प्रेम से भरा हुआ कलह कर रहे हों। इस स्थान पर हरी घास से घिरे क्षेत्र के रूप में जो शैवाल पानी में उगाती है, उससे यह जगह बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलबनाबी से उठने वाले निचके ही उन्माद परिमल के पीछे द्वित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शत सहस्त्र सैकड़ों हजारों, अलकनाबी अलकनंदा, उन्मादक उन्माद से पूर्ण परिमल सुगंध धावित दौड़ना। इन पंक्तियों में कवि ने सैकड़ों फीट ऊंचे पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता और अलकनंदा के प्रदेश से व्याप्त कस्तूरी मृग की चिड़न का वर्णन किया है। कस्तूरी तो आप जानते होंगे, कस्तूरी जो होती है हिरण की नाभि में पाई जाती है, जिसकी सुगंध से वह पागल हो जाता है। कवि कहते हैं कि हिमालय के दुर्गम और बर्फीले प्रदेश में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा के किनारे प्रदेश में घूमते हुए कई मृग पाए जाते हैं और वह मृग अपनी नाभि में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। उनकी नाभि में कस्तूरी नामक पदार्थ होता है।
और वह मृग अपनी नाभि से आती हुई नशीली सुगंध के पीछे पीछे पागल होकर दौड़ते हैं। उन्हें यह भ्रम होता है कि वह सुगंध कहीं बाहर से आ रही है, अतः भागने और सुगंध न मिलने के कारण वह पागल हो जाते हैं। उन्हें अपने आप पर ही चिढ़ हो जाती है। उसका वह अपने आप पर चिढ़ना कितना मनोरम था। कवि कहते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर घिरते बादलों के नीचे वह दृश्य अत्यंत ही आकर्षक लगता है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता, कहीं पर कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को जंजाली से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। व्योम प्रवाही आकाश में प्रवाहित, झंझानील आंधी तूफान, कवि कल्पित कवि की कल्पना, कैलाश शीर्ष कैलाश पर्वत की चोटी। यहाँ पर कवि ने पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता का वर्णन किया है। कहते हैं कि हिमालय पर आज कुबेर और उसकी अलकापुरी का कोई अस्तित्व नहीं है। हिमालय का बर्फीला आंगन अति सुंदर है। उसे देखकर कवि सोचते हैं कि धन का स्वामी कुबेर शायद यही रहता होगा, किंतु उसकी अलका नगरी कहाँ है, उसका अस्तित्व कहाँ है, कुछ पता नहीं चला। कवि कालिदास ने अपनी मेघदूत में जिस आकाश नदी गंगा के जल का वर्णन किया है, उसका भी यहाँ पे कहीं पता नहीं चला, और ना ही उसके उस मेघदूत का पता चला वह कहाँ बरसा होगा। तो वह अनुमान लगाते हैं कि यह निश्चय ही कालिदास की कल्पना है, कहीं ना कहीं तो बरसा होगा। कवि कहते हैं कि उसने सर्दी में कैलाश पर्वत के उच्च शिखरों पर तूफानी बादलों को आपस में संघर्ष करते हुए और उसके बाद बरसते हुए देखा है। पर्वत के ऊपर बादल एक दूसरे से गरज गरज कर टकराते हैं और उन टकराते हुए को भी उन्होंने देखा है। शत शत निर्झर निर्झर निकल मुखरित देव दारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कोवल लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में रचित रचित मणि खजी चिमकलामय, पाण पात्र द्राक्षस्व पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन को त्रिपति पर नरम निराद बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पालथी मारे, मदिरा रुग्ण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। निर्झर निर्झनी झरने और नदियां, कल मुखरित मधुर स्वर में आवाज आना, शोणित ध्वल लाल और सफेद कुंतल बाल, कुवलय कलियां निदाग बिना दाग के, मृदुल कोमल लोहित चंदन लाल चंदन। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि ने पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य तथा किन्नर जाति के काल्पनिक सौंदर्य और उनका प्रेममय जीवन का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, सैकड़ों झरने तथा नदियों के स्वर्ण से पूर्ण देवदारू वृक्षों के वनों में, लाल भोजपत्रों से बनी कुटियों में, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाए हुए किन्नर और किन्नरियां बैठे दिखाई देते हैं। वे हिमालय निवासी हैं। वे निवासी कलाओं में रुचि रखते हैं। वे अपने केशों को रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से सजाए रहते हैं। नीलम पत्थर की माला पहनते हैं। यहाँ की कन्याएं अपने कानों में नीले कमल लटकाए घूमती हैं तथा खिले हुए लाल कमलों को अपनी चोटी में लगाते हैं। यहाँ के किन्नर नर और नारियों के नशे में लीन रहते हैं, वेश में लीन रहते हैं। इनके शंख जैसे गले में इंद्रनील मणियों की माला डाले हुए, कानों में कलियां तथा चोटी में लाल कमल धारण किए हुए और कलापूर्ण ढंग से चांदी से बने मणियों से जड़े पान पत्र शोभित होते हैं। यहाँ पर कलापूर्ण ढंग से चांदी से बने तथा मणियों से जड़े पान पत्र शोभित होते हैं और उन पात्रों में द्राक्षस्व, एक तरह की अंगूरी शराब से पूर्ण है और वो लाल चंदन की तिपाई पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। ये सब कस्तूरी वाले मृग के चर्म से बने आसन पर बैठकर
उसके नशे में लाल नेत्रों से स्वयं को देखते हुए मस्त युगलों की वंशी की मधुर ध्वनि प्रवाहित करते हुए देखते हैं। कवि ने ऐसे कलात्मक जीवन को देखा है। वह जीवन कितना अच्छा है। ऐसे वातावरण में हिमालय की श्वेत चोटियों पर घिरते हुए बादलों की सुंदरता इस वातावरण को और भी मादक बना देती है। प्रश्न है, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में। इन पंक्तियों में कवि ने किन लोगों का वर्णन किया है? प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि ने किन्नर जाति के लोगों के सौंदर्य और श्रृंगार का वर्णन किया है। यह जाति हिमालय पर्वत के निवासी हैं और ये कलाओं में रुचि रखते हैं। इनमें विभिन्न रंगों एवं गंध के सुंदर पुष्पों का प्रयोग अपने श्रृंगार के लिए ये करते हैं। ये लोग अपने बालों में लाल कमल के फूल सजाए रहते हैं और गले में इंद्रनील मणि की माला धारण करते हैं। स्वभाव से ही प्राकृतिक जीवन और वातावरण के प्रेम करने वाले ये प्राणी कला प्रेमी होते हैं। इनकी कुटिया सादा और भोजपत्रों से निर्मित होती है। इसका निर्माण बहुत ही कलापूर्ण ढंग से होता है। यह जाति प्राकृतिक जीवन को प्रेम कर वैसे ही व्यतीत करना पसंद करती है। इनकी कुटिया में चांदी के बने पात्र होते हैं जो चंदन की बनी हुई तिपाही पर पड़े रहते हैं और इसमें एक तरह की अंगूरी शराब से भरे हुए पात्र होते हैं। ये लोग नृत्य, संगीत तथा ललित कलाओं को अगाध प्रेम करते हैं। जीवन में कला, संगीत और नृत्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किन्नर जाति के लोग मुख्यतः वंशी बजाना अधिक पसंद करते हैं और ये जो मैंने आपको बताया कि जो पात्र होता है वो द्राक्षारस से भरा रहता है और ये उसके पीने के आदी होते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल की चिर अभिशापित। इन पंक्तियों द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? विरहित शब्द का अर्थ है विरह। विरह यानी वियोग, वियोग यानी अलग रहना। यहाँ पर कवि ने एक तरह की जो पक्षी हैं, चकवा और चकवी, जो हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं, उनका उल्लेख किया है। उनको एक दूसरे को से अलग रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ता है। उनमें अगाध प्रेम होता है। इसका कारण है कि चकवा पक्षी अपने अगाध प्रेम के कारण जब चांद की ओर देखता रहता है तो उस समय उसे रात भर अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सृष्टि के आरंभ से चकवे को अपनी चकवी से रात में अलग रहने का श्राप मिला था। चकवा चांद के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण रात भर चांद को अपने परिवार से अलग रहकर उसको देखता रहता है। कवि कहते हैं कि चकवा चकवी के मध्य जो कलह क्रंदन होता है, चकवी उसको बोलती है पर चकवा मानता नहीं है। यह क्रंदन किसी को भी करुणा से पूर्ण भर देता है, किंतु यह कलह ना होकर यह एक तरह का प्रेम पूर्ण कलह है, ऐसा भाव मिलता है। और जब सुबह होती है तो दोबारा उन दोनों में मिलन हो जाता है। यह क्रंदन हिमालय के शिखरों पर स्थित झीलों वाले प्रदेशों में होता है।